कि आज हमें कक्षा 10वीं का सत्ता की साझेदारी नागिन साज का इस चैप्टर को पढ़ना था और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए तो देर ना करते हुए दोस्तों सत्ता की साझेदारी इस चैप्टर को पढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सत्ता किसे कहते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए दो शब्द दिए गए हैं, एक शब्द दिया गया है सत्ता और दूसरा शब्द दिया गया है साझेदारी। तो सत्ता का मतलब होता है दोस्तों पावर, सत्ता का मतलब होता है दोस्तों पावर यानी ताकत। जैसे कोई एक व्यक्ति है, जैसे आप किसी थाने में मान लीजिए कोई दरोगा है या आप ज़िले में एसडीएम को ले लें, डीएम को ले लें, तो क्या है उनके पास एक ताकत है, एक पावर है। और साझेदारी देख लीजिए, अब साझेदारी क्या है, साझेदारी यानी ताकत का बंटवारा। जैसे मान लीजिए किसी थाने में कोई एक दरोगा है तो उसके पास ताकत है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसकी ताकत की एक सीमा है, उसकी पावर की एक लिमिट है। वह केवल कुछ विशेष जगहों पर ही कुछ काम कर सकता है, उसके सिवा कहीं पर काम नहीं कर सकता। जैसे दरोगा है तो केवल आपराधिक मामलों में ही, मारपीट जगहों पर ही सुनवाई कर सकता है, देख सकता है। लेकिन यदि बिजली विभाग में कोई समस्या हो, बिजली से संबंधित कोई समस्या है, पानी के जल से संबंधित कोई समस्या है, साफ सफाई जल से संबंधित समस्या है, तो उसको नहीं देख सकता। तो एक तरह से क्या दरोगा के पास सत्ता है, प्लस उस सत्ता को साझेदारी किया गया, एक तरह से बांटा गया है कि आपके पास इतना ही सत्ता होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, यानी सत्ता की साझेदारी क्यों, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है और इसकी विचारधारा किसने दिया है। चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। और इसके जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो एनसीईआरटी है आपका, इस एनसीईआरटी ने एक परिचय दिया है, इस परिचय के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो परिचय देता है बहुत ही ज़्यादा अद्भुत खूबसूरत देता है अपने आप में। देखिए क्या एनसीईआरटी दे रहा है, इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आज बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू की थी। यानी यह बता रहा है कि इस अध्याय में हम लोकतंत्र की उस यात्रा को बढ़ाएंगे जो हमने पिछले साल शुरू किया था। आपने कक्षा 9वीं में क्या पढ़ा था, लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या, आपने पढ़ा ना कि लोकतंत्र क्यों चाहिए, लोकतंत्र क्या होता है। उसी यात्रा को इसमें क्या आगे जो है बढ़ाया जाएगा और आगे बढ़ा क्या किया जाएगा। पिछले साल हमने देखा कि लोकतंत्र व्यवस्था सारी ताकत किसी एक अंक तक सीमित नहीं करता है। आपने ये भी देखा पिछले कक्षाओं में कि जो लोकतंत्र है वो सारी ताकत, सारी व्यवस्था क्या एक ही अंक तक सीमित नहीं रखता। आपने पढ़ा होगा कि जो लोकतंत्र है वो जो होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा की बात करता है। मांतेस्क्यू ने क्या दिया था, मांतेस्क्यू ने सत्ता पृथक्करण की बात की गई थी, मांतेस्क्यू ने सत्ता पृथक्करण की बात की गई थी। सत्ता पृथक्करण की बात क्या था कि किसी एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियां ना हो, इसको 3 भागों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ से सत्ता का विकेंद्रीकरण होना लोकतंत्र के लिए, कामकाज के लिए बहुत ही जरूरी है। ये किसने कहा था, यह मांटेस्क्यू ने कहा था। यदि आप कक्षा 9वीं में, यदि आपने इतिहास पढ़ा होगा, क्योंकि इतिहास में मांतेस्क्यू का जिक्र आता है, जो बच्चे कक्षा 9वीं मुझसे पढ़े होंगे तो उसका जिक्र मैंने मांटेस्क्यू का मैंने किया है। अब देखिए किया है, पहले 3 अध्यायों में हमने सत्ता के बंटवारे पर सोचे विचारे और आगे बढ़े। यानी पहले 3 अध्यायों पर हमने क्या सत्ता के बंटवारे को सोचे विचार करें और आगे बढ़ेंगे। आइए हम बेल्जियम, और इसमें ये बता रहा है कि ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में हम 3 चैप्टर में सत्ता के बंटवारे को विचारेंगे और पढ़ेंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। और ये 2 घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों में सत्ता के बंटवारे की मांग किस तरह से निपटाई जा सकती है। इन घटनाओं से यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारे की जरूरत क्यों है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसा कि कक्षा 9वीं में आपने मांतेस्क्यू ने क्या था कि कहा था कि सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास ना होनी चाहिए, सत्ता का क्या पृथक्करण
होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि किसी व्यक्ति के पास सारी शक्तियां ना होनी चाहिए, बल्कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने कारण बताया। उसने ये कहा कि हमने जो है क्रांति किया, फ्रांस की क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति ने राजा महाराजाओं को, शासन को उखाड़ फेंका, और उसके जगह पर क्या, लोकतंत्र आया। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि जिस व्यक्ति को आप राजा की जगह पर चुन रहे हो, कल को अगर वो राजा की तरह काम करने लगा तो कल को वही राजा की तरह कानून बनाएगा, कल को वही कानून वो पालन करवाएगा, और कोई अपराध करे तो कोई सजा देगा, तो तो गलत है। क्यों? क्योंकि हमने क्रांति की, राजा का शासन था, हमने क्रांति किया, राजा के शासन को समाप्त किया, और हमने क्या, लोकतंत्र लाया। और जब हमने लोकतंत्र लाया, उसके यहाँ पर हमने चुनाव किया, किसी दूसरे व्यक्ति को हमने सत्ता में रखा, और वो जब आया वो भी राजा की तरह मान लो हो गया, तो बार बार तो क्रांति कर नहीं सकते, तो क्या करें। तो मॉन्टेस्क्यू ने यह कहा कि राजा के पास बहुत ज़्यादा शक्ति थी, इसलिए किसी एक व्यक्ति के पास क्या, इतनी शक्ति मत रहने दीजिए। हम क्या करते हैं, शक्ति का पृथक्करण करते हैं, और शक्ति का पृथक्करण करके शक्ति को 3 भागों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में हम इसको क्या, बांट देते हैं। ये किसने कहा, मॉन्टेस्क्यू ने कहा। ये तो सबको सही लगा, लेकिन केवल इस वजह से नहीं कि जिस व्यक्ति को हम चुनकर भेजें वो राजा की तरह ना हो जाए, इस वजह से केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे शक्तियों का बंटवारा करना आवश्यक नहीं है, बल्कि और भी कुछ ऐसे कारण है जिस वजह से हमको क्या, शक्ति का पृथक्करण करना पड़ेगा, शक्ति का बंटवारा करना पड़ेगा। जब तक हम शक्ति का पृथक्करण नहीं करेंगे, जब तक हम शक्ति का बंटवारा नहीं करेंगे, सत्ता का बंटवारा नहीं करेंगे, तब तक लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर 2 देशों की वास्तविक कहानी ली गई है। कौन से 2 देश, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। बेल्जियम श्रीलंका के बारे में परिचय जान लीजिए। देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में परिचय जानिए। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, यानी बेल्जियम जो है छोटा सा देश है, जो फ्रांस और जर्मन के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जो फ्रांस और जर्मन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, आकार में जो है ना, ये हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है, और इसकी आबादी जो है 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधी है। यानी जो आपका बेल्जियम है हरियाणा से भी छोटा है, और इसकी आबादी हरियाणा से आधी है, यानी लगभग 1 करोड़ के करीब है। इस छोटे से देश के समाज की जाति बुनावट जटिल है। जाति बुनावट, जैसे भारतीय समाज में देखें तो अगर हिंदू धर्म की बात कर ली जाए तो हिंदू धर्म में आपको चार वर्ण देखने मिलेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र देखने मिलेगा। यदि आप जो है मुस्लिम धर्म की बात करें तो शिया, सुन्नी और कुर्द, इस तरह के इसमें भी 3 वर्ण को आपको देखने मिलेगा। ठीक उसी प्रकार क्या था कि यहाँ पर जो बेल्जियम था, बेल्जियम की भी जाति बुनावट बहुत ही जटिल थी। यहाँ पर भी कुछ इस तरह के लोग थे। कैसे लोग थे? देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता था और डच बोलता था। देखिए, यहाँ की जो जाति बुनावट थी वो भाषा के आधार पर था, धर्म के आधार पर था, इन सब के आधार पर था। तो पहला जाति बुनावट था कि 59% हिस्सा जो था फ्लेमिन इलाके में रहता था और डच बोलता था, और शेष 40% लोग वेलोनिया के क्षेत्र में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? वेलोनिया के क्षेत्र में रहते थे। और ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे? और ये लोग जो है ये लोग फ्रेंच बोलते थे। शेष 1% हिस्सा जर्मन बोलते थे, और राजधानी ब्रुसेल के 80% लोग क्या, फ्रेंच बोलते थे, और 20% आबादी डच बोलती थी। उससे ये बता रहा है कि किस तरह से जो बेल्जियम की जो जाति बुनावट थी किस तरह की थी। 59% जो आबादी थी, 59% आबादी जो थी वो डच बोलती थी, 40% आबादी जो थी फ्रेंच बोलती थी, ये जो है, और 1% जो आबादी थी वो क्या थी, वो जो है जर्मन बोलती थी। वो क्या, जर्मन बोलती थी। इस तरह की सामाजिक बुनावट किसकी थी? इस तरह की सामाजिक बुनावट जो थी, संरचना जो थी किसकी थी? ये जो संरचना थी किसकी थी? ये बेल्जियम की थी। तो बेल्जियम में 59% देश के लोग डच बोलते थे, 40% लोग फ्रेंच बोलते थे, और 1% लोग जर्मन भाषा का प्रयोग करते थे। इस बात को हमने जान लिया। अब देखिए, जो बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल थी, 80% जो आबादी थी वो क्या, फ्रेंच बोलते थे। जो राजधानी थी बेल्जियम की, 80% लोग फ्रेंच बोलते थे,
20% लोग क्या डच बोलते थे, 20% लोग क्या डच बोलते थे। अब देखिए इससे क्या होता है, भाषा को ये क्यों बता रहा है आप जानिए, मैं बताता हूँ। अब देखिए अल्पसंख्यक फ्रेंच, देखिए एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक क्या होता है, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जाति के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर, यदि किस नस्ल के आधार पर यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी की जनसंख्या बहुत कम है और उसकी तुलना में किसी अन्य जाति, धर्म, भाषा, नस्ल के लोग की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको हम अल्पसंख्यक कहेंगे। जैसे मान लीजिए भारत अगर आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए भारत अगर आप ले लीजिए, भारत अगर आप ले लें तो भारत में क्या है, भारत को अगर आप ले लें, मान लीजिए भारत को आप ले लें तो भारत में आपको क्या देखने मिलेगा, भारत की अधिकांश आबादी में सबसे ज़्यादा कौन है, हिंदू है, हिंदू की आबादी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन है, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, सिख है। तो मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, ये हिंदुओं की जनसंख्या में बहुत कम है। तो ये क्या है, धर्म के आधार पर ये अल्पसंख्यक होंगे। या आप ऐसा समझिए कि भारत में अगर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोलने वाले आपको लोग मिलेंगे, सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे। जबकि साउथ इंडिया में कौन से भाषा लोग बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं। तो हिंदी भाषा बोलने की तुलना में इनकी आबादी जो कि कम है, इस वजह से यह अल्पसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। तो होता क्या कि फ्रांस में क्या अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध थे। तो हुआ क्या कि जो आपका बेल्जियम था, जो अल्पसंख्यक थे, जिनकी आबादी बहुत कम थी, वो कौन थे, फ्रेंच भाषा यानी फ्रेंच बोलने वाले भाषा लोग क्या थे, वो ज़्यादा समृद्ध थे। यानी जिनकी आबादी कम है वो फ्रेंच बोलते थे, और क्या था, ये बहुत ज़्यादा विकसित थे और ताकतवर रहे हैं, और एक सबसे ज़्यादा ताकतवर रहे हैं। अब बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी, और बहुत बाद में बहुत लेट से क्या हुआ, वहाँ की जो अधिकांश आबादी, जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, डच बोलने वाले भाषा के लोग को कुछ विकास हुआ, कुछ उनके लिए शिक्षा, रोजगार, कपड़ा, मकान, इस तरह की बातें की गई। उससे पहले किसी भी तरह के विकास की बात नहीं की गई। तो इस स्थिति से नाराजगी थी। तो उन जो डच भाषा वाले लोग थे वो कहते थे कि हम तो इतने ज़्यादा लोग हैं और हमारे विकास की कोई बात ही नहीं, हमारी शिक्षा के लिए कोई बात ही नहीं, हमारे विकास के लिए कोई बात ही नहीं। तो ये बड़े नाराज थे। इसके चलते क्या हुआ, 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और इसके दशक क्या कि 1950-60 के दशक में यानी 10 वर्षों में फ्रेंच और क्या हुआ, डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। इसके चलते क्या हुआ, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे, जो डच भाषा बोलते थे, जो फ्रेंच बोलते थे, जो डच बोलते थे, ये आपस में एक दूसरे से अंदर ही अंदर एक दूसरे से नफरत करने लगे, दुश्मनी मोल लेने लगे, घृणा करने लगे कि यार तुम्हारी आबादी कम है, तुम्हारे लिए सरकार काम कर रही है, तुम्हारा विकास की बात कर रही है, हमारी आबादी ज़्यादा, हमारे लिए विकास की बात नहीं कही जाए, हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, इस तरह की चीज़ों की व्यवस्था नहीं की जा रही। तो ये लोग बड़ा दुखी होते थे। तो इस बीच में क्या हुआ, 1950 से लेकर 1960 के बीच तक क्या कई बार क्या टकराव हुआ, आपस में वाद विवाद हुआ, जिस वजह से वहाँ पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। और हुआ क्या, इन दोनों समुदायों में हुआ क्या, देखिए इन दोनों समुदायों में देखिए वो टकराव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदाय में टकराव का बढ़ते तीखा रूप ब्रुसेल में दिखा, और इन दोनों समुदाय में तीखा रूप जो क्या ब्रुसेल यानी जो राजधानी थी, राजधानी में दिखा, राजधानी में दिखा, राजधानी में दिखा। राजधानी में क्या हुआ, एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। जो डच भाषा बोलते थे उनकी आबादी ज़्यादा थी, और जो आबादी ज़्यादा थी, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। यानी जो डच भाषा के लोग थे इनकी आबादी ज़्यादा थी, भाषा बोलने के आधार पर इनकी आबादी ज़्यादा थी, लेकिन विकास के आधार पर अगर बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो इनकी आबादी क्या थी, बहुत ही कम थी। आबादी बहुत ज़्यादा थी भाषा के आधार पर, लेकिन इनके पास धन बहुत कम था, ये कम विकसित थे, इस तरह की चीज़ें थी, ये अल्पमत थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। अब आइए एक और देश के साथ तुलना श्रीलंका के साथ करें, फिर दोनों देशों की तुलना कंपेयर करेंगे, कैसा बेल्जियम में क्या घटा, श्रीलंका में से क्या घटा, जिस वजह से सत्ता का बंटवारा करना चाहिए। ये कहानी के माध्यम से आपको समझाने की बात करते हैं। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, इस बात को नोट कीजिएगा, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के
दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी इसकी आबादी जो करीब 2 करोड़ है, हरियाणा के बराबर है। इसकी आबादी जो है हरियाणा राज्य के बराबर है। ठीक है, तो आबादी में 2 करोड़ है, आबादी में हरियाणा राज्य के बराबर है। एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जनजाति समूहों के लोग हैं। यानी एशिया के कई सारे देशों में जैसे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग नस्ल के लोग पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एशिया में श्रीलंका भी एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग आबादी, भाषा, नस्ल के लोग यहाँ पाए जाते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगलियों का है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में जो है सबसे प्रमुख, श्रीलंका में जो है 74% जो लोग हैं वो सिंघली हैं। कौन है? सिंघलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है। सिंघली क्या है? देखिए सिंघली जो है एक भाषा है, सिंघली जो है एक भाषा है। जैसे हिंदी एक भाषा है, तमिल एक भाषा है, तेलुगु भाषा है, मराठी भाषा है, कन्नड़ भाषा है। तो तरह भाषा जैसे जो गुजराती बोलता है, जो गुजराती भाषा उसको हम गुजराती कहते हैं, जो मराठी बोलते हैं उसको मराठी बोलते हैं। इस तरह से सिंघली एक तरह की भाषा है। और श्रीलंका की कुल आबादी में यदि श्रीलंका में लगभग अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 74 लोग क्या सिंघली भाषा बोलते हैं, जो कि वहाँ की एक भाषा है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या क्या 74% है। लगभग आप मान के चलिए लगभग 1.5 करोड़ जो है इनकी जो है आबादी है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% है। उसके बाद फिर तमिलों का नंबर आता है। तमिल क्यों? क्योंकि तमिल बोलते हैं और उनकी कुल आबादी जनसंख्या का 18% है। यानी श्रीलंका में यदि 100 लोग हैं तो 100 में से 18% लोग लगभग 36 लाख लोग जो है 2 करोड़ का में 36 लाख लोग जो है ये कौन से लोग हैं? ये जो लोग हैं तमिल लोग हैं। तो अब क्या दिखा रहा है? तो तमिलों में भी 2 समूह है और जो तमिल है उस तमिलों में भी 2 तरह के, यानी 2 भाषा के लोग हैं। एक सिंघली भाषा के लोग हैं, एक तमिल भाषा। एक ऐसे समुदाय है 74% जो 74% जो सिंघली बोलता है, एक 18% जो तमिल बोलता है। लेकिन तमिलों में 2 तरह के तमिल है। जो तमिल है उनमें भी 2 तरह के तमिल हैं। कौन कौन से 2 तरह के? एक है श्रीलंकाई तमिल, एक है श्रीलंकाई मूल तमिल, जो श्रीलंका के ही रहने वाले हैं। जो वहाँ के कुछ श्रीलंका के ऐसे लोग हैं जो वहाँ के लोग तमिल बोलते हैं और इनकी आबादी जो है 13% है। यानी श्रीलंका के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सिंघली ना बोलते हुए क्या वह तमिल बोलते हैं, जो सिंघली ना बोलते हुए तमिल बोलते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के निवासी हैं, और हिंदुस्तानी तमिल। कुछ लोग क्या है हिंदुस्तानी औपनिवेशिक शासन काल में बगानों में काम करने के लिए बाहर से लाए गए लोगों की संतान है। और कुछ ऐसे लोग हैं और शेष 5%, और जो 5% जो लोग हैं वो कौन है? वो हिंदुस्तानी तमिल है, भारतीय तमिल है, जो अंग्रेजों के शासन काल में, देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया औपनिवेशिक शासन काल दिया। अब सवाल होता है उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश पर सत्ता के नियंत्रण पर, साम्राज्य विस्तार के नियंत्रण पर, ये धन के दोहन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यदि नियंत्रण करता है तो उसको क्या हम जो है उपनिवेश कहेंगे। यह एक तरह का साम्राज्यवाद का रूप है। जैसे ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए ये जो है चीन है। अब चीन क्या करे? पाकिस्तान पर जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है उस पर कब्जा कर ले। और कब्जा करके क्या करे? पाकिस्तान में जो भी संपत्ति है उस संपत्ति का, उन चीज़ों का उपयोग अपने देश के विकास के लिए करे। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में जो मिट्टी है उस मिट्टी का कुछ भी बनाकर, उस पाकिस्तान में मान लीजिए कुछ भी है, जैसे कोई भी धातु है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान मान लीजिए लोहा मिलता है। अब लोहा का प्रयोग जो है चीन निकाल कर अपने देश में ला रहा है, अपने देश का विकास कर रहा है। मान लीजिए पाकिस्तान में जो है गेहूं चावल की खेती होती है, तो उस गेहूं चावल की खेती करके वो चीन क्या अपने देश में ला रहा है। यानी पाकिस्तान में जितने भी पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु है, उन सब का उपयोग कर रहा है। किसके लिए? अपने देश के विकास के लिए। तो एक तरह से क्या ये दोहन है। तो उपनिवेश का मतलब ये होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या धन के दोहन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यदि नियंत्रण करता है तो उसको हम उपनिवेश कहेंगे। जैसे भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश था। अंग्रेजों हमारे देश में जो कुछ भी था सभी चीज़ों को लूटा। अगर
यदि अंग्रेजों को कपास चाहिए था तो हमारे देश से ले आते थे, यदि अंग्रेजों का लकड़ी चाहिए था तो हमारे देश से ले आते थे। इस तरह से हम भारत क्या अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, हम अंग्रेजों की तरह से गुलाम थे, ऐसा आप समझिए। तो गुलाम शब्द का प्रयोग नहीं होता है यहाँ पर, उपनिवेश औपनिवेश शब्द का प्रयोग होता है। औपनिवेश औपनिवेश शब्द का प्रयोग होता है। और कभी पूछ भी सकता है कि औपनिवेश से आप क्या समझते हैं, तो औपनिवेश से आप क्या समझते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि जब कोई भी देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी देश पर साम्राज्यवादी विस्तार की दृष्टि से या धन के दोहन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण करता है तो उसको उपनिवेश कहेंगे। यह एक तरह का साम्राज्यवाद का ही एक प्रकार है। तो हुआ क्या कि जब श्रीलंका में उपनिवेश शासन काल में बगानों में काम करने के लिए बाहर से लाए गए लोगों की संतान वहां मौजूद है, तो अब सवाल होता है जो 18% लोग तमिल बोलते हैं उनमें से 5% भारतीय तमिल है, ये कहाँ वहाँ कैसे पहुंच गए। तो जब श्रीलंका गुलाम था तो उस समय अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय तमिलों को पकड़ कर वहां पर ले जाते थे बगानों में काम करने के लिए। वहां पर कुछ बगान होते थे। अब बगान क्या होता है, देखो दो चीज होता है, एक होता है जंगल, दो चीज होता है, मैं बगान बता दूं। एक होता है जंगल, एक होता है बगान। जो जंगल होता है प्राकृतिक होता है, जैसे कहीं शेर चीते भालू दुनिया भर के झड़ झंकार इस तरह की जो चीजें हैं, ये क्या है, ये एक तरह से जंगल जंगल प्राकृतिक रूप से होता है, प्रकृति बनाती है। और जो बगान होता है उस बगान में क्या होता है, कुछ पेड़ों को लगाया जाता है। जैसे बगान में क्या हुआ, जैसे सागौन हो गया, उस सागौन को इस तरह लाइन में ऐसे ऐसे लगा देंगे, या मान लीजिए आम का बागान होगा, या मान लीजिए महुए का बागान होगा। इस तरह के बागान ने एक तरह से बगीचा लगाया जाता है जिसमें इस तरह से रेखा में बहुत सारे पेड़ों को लगाया जाता था। और इन पेड़ों का उद्देश्य होता था ताकि इन पेड़ों को लगाया जाए, इन पेड़ों से जो भी लकड़ी मिले, जो भी फल मिले, उसको बेचकर खूब पैसा बना कमाया जाए। तो अंग्रेज क्या करते थे उस समय, श्रीलंका को जब गुलाम बनाए थे तो उस समय क्या करते थे, बगानों का निर्माण किए थे, बगानों को बनाए थे। और उस बगानों के काम करने के लिए भारतीय तमिल को पकड़ पकड़ के ले जाकर काम करवाते थे। तो काम करवाते थे तो श्रीलंका भी आज़ाद हो गया, भारत भी आज़ाद हुआ। लेकिन जो लोग गए थे उनकी संतान, वहाँ पर जो लोग गए थे उन्होंने शादी कर लिया, उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, और आज क्या उनकी संतान वहाँ पर मौजूद है। तो आज वो क्या, वो भारतीय मूल निवासी के एक तरह से तमिल है। तो श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांतों में ही आबाद है। यानी ये दिखाया जा रहा है कि यदि आप जो है श्रीलंका के इस मैप को देखेंगे तो आपको देखने में मिलेगा भारतीय तमिल। जो भारतीय तमिल को अगर आप देखेंगे, देखिए मैप दिया ना, देखिए दिया ना ये वाला भारतीय तमिल। तो भारतीय तमिल इधर आपको देखने मिलेंगे। फिर आपको जो भारतीय तमिल क्या आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, यहाँ पर आपको जो है दिखने मिलेंगे, इस तरह आपको दिखने मिलेंगे, ठीक है, आपको देखने मिलेंगे। और जो श्रीलंकाई जो तमिल है वो श्रीलंकाई तमिल आपको इधर देखने मिलेंगे, एक किनारे आपको जो है देखने को मिलेंगे। अब क्यों देखने मिलेंगे, किस तरह से, अब इसके बारे में देखिए हम जानते हैं, ठीक है। देखने को मिलेंगे तो बता रहा है कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू भी हैं। यानी जितने लोग जो तमिल भाषा बोलते हैं, जो श्रीलंका के लोग हैं, वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, वो बौद्ध धर्म है। जबकि जो भारतीय जो तमिल है, जो भारत के लोग हैं जो तमिल है, वो क्या, वो हिंदू हैं, वो क्या एक तरह से क्या हिंदू है, वो क्या हिंदू है। जबकि भाषा में कुछ लोग हिंदू और मुसलमान भी, और कुछ मुसलमान भी है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का जो हिस्सा है वो 7% है। यानी श्रीलंका की आबादी में ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बौद्ध भी है, सब कुछ है, ठीक है। और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। और 7% जो लोग जो ईसाई हैं वो सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। यानी उनको सिंगली भी आती, तमिल भी आती, दोनों भाषाएं वो क्या बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब जरा ऐसी स्थिति, अब देखिए अब क्या होता है, अब जरा अब इसको सोचने और समझने का प्रयास कर। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी, अब देखिए बेल्जियम पे आ जाइए। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में हो सकता है कि बेल्जियम और में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन लोगों पर अपनी इच्छाएं क्या थोप सकते हैं। इससे उनके बीच लड़ाई बढ़ सकती है, संभवतः इससे देश बढ़ सकता है, और ब्रुसेल पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर सकते हैं। आप जरा समझे, बेल्जियम में क्या था, 59% लोग डच थे, ये पढ़े लिखे रहे थे, सबसे गरीब थे, और जो थे
40% लोग कौन थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे, फ्रेंच भाषा ये विकसित है, पढ़े लिखे थे। तो ये बता रहा है कि यदि बेल्जियम में चुनाव होता है तो जो चुनाव होता है तो इनकी आबादी ज़्यादा है, अगर चुनाव में अगर ये वोट डालेंगे तो ये वोट डालेंगे तो सरकार इन्हीं के माध्यम से बनेगी। जैसे मान लीजिए भारत में ऐसा समझिए कि भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है, अगर भारत में सारे हिंदू किसी एक पार्टी को यदि वोट दे दें तो वो पार्टी जीत जाएगी, और उसको भी मालूम है कि हमको केवल हिंदुओं को वोट देने से हमको जो है चुनाव में जीत मिली है, तो हो सकता है कि वो पार्टी केवल हिंदुओं के लिए काम करे, हिंदुओं के विकास के लिए काम करे, जो मुस्लिम है, जो सिख है, जो पारसी है, उनके लिए काम ही ना करे। तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा था कि डच लोग जो है इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है, ये चाहते तो लोकतंत्र में क्या चाहते तो लोकतंत्र में चुनाव करा के जो सरकार बनती उस पर अपने दावा को, अपने विकास को थोप कर सकते हैं कि हमने तुमको वोट दिया, हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है, हमारे विकास का काम करो, नहीं काम करोगे तो हम तुमको वोट नहीं देंगे, आने वाले समय आपकी सरकार नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, क्या ये सब चीज़ें चाहकर क्या थोप सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इससे देश का बढ़ जाता था। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने क्या किया, बुसल पर दोनों पक्ष अपना अपना ठोकते थे। श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत था, और जबकि श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत ज़्यादा था। श्रीलंका में जो सिंगली थे जो कि 74% इनका बहुमत ज़्यादा था, तो ये लोग क्या करते थे, ये अपना दावा ठोकते थे, ज़्यादा था वो मुल्क पर अपनी मनमानी चला सकते थे, और ये लोग क्या अपनी मनमानी चलाते हैं। आगे आप पढ़िएगा। आइए अब ये देखें कि किस तरह से इन दोनों का, आइए आप देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। आइए आप देखिए असल में इन दोनों में क्या क्या हुआ, इन दोनों देशों में क्या क्या हुआ, इन दोनों देशों में वास्तव में क्या क्या हुआ, इसके बारे में जानने का जो है हम प्रयास करते हैं। अब श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद है। अब बहुसंख्यक क्या होता है, बहुसंख्यक का मतलब जैसे श्रीलंका में 74% लोग श्रीलंका क्या सिंगली है, तो अब ये बहुसंख्यक हुए क्योंकि आबादी ज़्यादा है। अब ये अपने दम पे कि हम ज़्यादा हैं इसलिए हमारे वोटों पर ही सरकार बन रही है, इसलिए सरकार जो करेगी हमारी इच्छा अनुसार करेगी क्योंकि इनकी आबादी ज़्यादा थी। तो एक तरह से बहुसंख्यकवाद का विचारधारा दिया गया। अब हुआ क्या, श्रीलंका सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, क्योंकि श्रीलंका भी गुलाम था, और सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पे, जो उन्हीं के जाति के थे, जो उन्हीं के संप्रदाय के थे, जो उन्हीं की भाषा के थे, श्रीलंकीय नेताओं ने चुनाव कराया, चुनाव में वोट पाया, और वोट पाने से क्या सत्ता में आ गए, शासन पर प्रभुत्व जमा बहुसंख्यक के बल पर क्या शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचन सरकार ने सिंगली समाज की संप्रभुता कायम की। हुआ क्या कि 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो सिंगलियों ने वोट दिया, सिंगलियों के नेता आए, उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया, सत्ता पर नियंत्रण किया, और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने, और जो पूरी तरह से ईमानदारी रूप से जिसका चुनाव हुआ था, जिस नेता का चुनाव हुआ था, लोकतंत्र तरीके से चुनाव हुआ था, जिसको सभी लोगों ने वोट दिया था, वो केवल क्या कर रही है, केवल सरकार जो सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक पस्ती के तरह कदम उठाए। बात समझिएगा। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, सिंगलियों के नेता ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद क्या किया, उन्होंने सत्ता में जब उन्होंने पाँव रखा तो बहुसंख्यक के आधार पे कि हम जिस जाति के, हमारे जाति हमारे संप्रदाय के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए जो भी काम कर रहे थे अपने लोगों के लिए ही कर रहे थे, जिससे बाकी लोगों में असंतोष होगा। अब हुआ क्या, इसे देखिए 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर दिया गया। तो देखिए सिंगलियों की सरकार आ गई, सिंगलियों ने क्या किया, 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार कर दिया गया, और सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। और सिंगलियों को क्या किया गया, एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। इस एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। कहा गया कि सिंगली की आबादी सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्या सिंगलियों की आबादी सबसे ज़्यादा है, इसलिए सिंगली जो है राज्य भाषा को घोषित कर दिया गया, बाकी सभी भाषाओं को किनारे कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगली को प्राथमिकता देने की नीति भी अपनाई गई। और क्या होने लगा कि विश्वविद्यालयों में क्या हुआ, विश्वविद्यालयों में और सरकारी नौकरियों में क्या सिंगलियों
को प्राथमिकता देने की नीति बताई। जो सिंगलियों थे, सिंगली जो भाषा थे, जो सिंगली लोग थे, उनको प्राथमिकता देने जाने लगी कि सिंगली भाषा का है, सिंगली भाषा बोलता है, सिंगली क्षेत्र का है, तो उनको प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। और इसके साथ साथ क्या ये भी प्रावधान किया गया कि सरकार क्या बौद्ध धर्म को, जबकि ईसाई भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन अब ये कहा गया कि सरकार केवल बौद्ध मत को यानी बौद्ध धर्म को ही बढ़ावा देगी, बौद्ध मत को ही बढ़ावा देगी, वो धर्म को ही आगे लेकर चलेगी। अब इससे क्या हुआ, एक एक करके आइए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को, जो श्रीलंका के जो तमिल थे, उनकी नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी श्रेणियों के नेतृत्व वाली सारी पार्टियों का उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील और उन्हें लगता है कि संविधान और उसकी नीतियां नहीं है। जब इस तरह की नीतियां अपनाई गई तो श्रीलंका के लोगों को लगा, जो श्रीलंका तमिल लगा, उनको लगा कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर ये जो पार्टी बनी है, ये हमारे विकास की बात नहीं किया जा रही है, हमारे विकास की नहीं बात करी जा रही है, हमारी संस्कृति की कोई बात नहीं करना, तो हमारी भाषा की कोई बात करें ना, तो हमारी संस्कृति की कोई बात करे, हमारे लिए असंवेदनशील है, हमारे लिए कोई बात ही नहीं करे। और संविधान और सरकार की नीतियाँ उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर, और सरकार की जो नीतियां हैं, जो संविधान है, उनको क्या समाज में जो अधिकार मिलने चाहिए उससे वंचित, उसको हटा रही है। और नौकरियां और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और जो नौकरियां अन्य फायदे में क्या उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। और ये जो भेदभाव हो रहा है किसके आधार पे हो रहा है, ये भेदभाव जो हो रहा है वो केवल भाषा और धर्म के आधार पर हो रहा है। उनके हितों को अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिलों और सिंगलियों समुदाय के संबंध बिगड़ने लगे। इससे परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि श्रीलंका में जो तमिल थे और जो सिंगली थे, वो आपस में ही वाद विवाद करने लगे, आपस में ही झगड़ा करने लगे, आपस में ही बहुत सारी चीजें का वाद विवाद होने लगा, आपस में झगड़ा करने लगा, आपस में टकराव होने लगा, जगह जगह दंगे होते थे, जगह जगह मारपीट होते थे, ये सारी चीजें होते थे। अब जानिए बहुसंख्यकवाद क्या होता है। यह मान्यता है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदायों की जरूरतों को या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि भारत में यदि हिंदू की आबादी सबसे ज़्यादा है, अगर ये चाहें तो मिलकर अन्य धर्मों को लोगों को साइड कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का संविधान ऐसा है जहाँ पे अन्य धर्मों के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, ताकि कोई भी धर्म का या कोई भी जाति या कोई भी भाषा का आधार पर कोई किसी पर थोप ना सके। अब यहाँ पे क्या है, सिंगलियों की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो तमिलों को दबाव देने बोलने वही होगा जो हम ही चाहेंगे, तो इससे क्या बहुसंख्यकवाद कहते हैं, बहुसंख्यकवाद के अंतर्गत आ गया। अब देखिए क्या होता है, श्रृंखलाएं तमिलों ने अपने राजनीतिक पार्टियां बने, और उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंकाएं तमिलों ने अपने राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिलों को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समानता अवसरों की मांग को संघर्ष किया। और श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई, और उसके साथ साथ क्या तमिल को राजभाषा भी घोषित किया जाए, यानी तमिल को भी क्या राजभाषा घोषित किया जाए। क्षेत्रीय स्वायत्तता मिले हमको, क्षेत्रीय स्तर पर भी हमको क्या अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, हमारे विकास की बात की जाए, हमको भी पढ़ने लिखने का हमारी भाषा में अधिकार मिले। इस तरह की बातें क्या ये लोग करने लगे, और रोजगार के अवसर हो, समानता का अवसर हो, मांग करने के लिए संघर्ष किए। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगता नकारा गया। लेकिन जो कि तमिल जब ये मांग करते थे तो सिंगली वो लोग क्या करते थे, इनके बात को नकार देते थे, पूरी तरह से क्या कट कर देते थे, नकार देते थे। और हुआ क्या कि 1980 के दशक तक उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्म सरकार बनाने की मांग। और होने क्या लगा कि 1980 के दशक तक उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्म सरकार बनाने की मांग लेकर अपने राजनीतिक संगठन बने। और हुआ क्या कि ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो ना, ये वाला हुआ क्या, जब सिंगली जब तमिलों की बात नहीं कर रहे थे, तो ये वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र में एक स्वतंत्र सरकार बनने लगी, जो अलग देश की मांग करने लगे कि हमको अलग सरकार बनाने दो, हमारी अपनी अलग सरकार होगा, अलग संविधान होगा। एक तरह से अलग देश की ये लोग मांग करने लगे। केवल छोटा सा देश है, लेकिन छोटा सा देश होने के बावजूद भी इस तरह की चीजें होने लगी। क्यों होने लगी
क्योंकि इन्होंने इनकी चीजों को नकारा। अब देखिए क्या होता है आगे। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारंपरिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया। गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? देखिए, गृह युद्ध का मतलब होता है जब वहां की जनता अपने सरकार से कुछ मांग करे और सरकार वहां पर उस चीज को हमेशा खारिज करे, और सरकार और जनता में हमेशा किसी बात को लेकर हमेशा वाद विवाद हो, मुठभेड़ हो, तो उसको गृह युद्ध हम कहेंगे। गृह युद्ध कहेंगे। गृह युद्ध एक तरह का ऐसा युद्ध है जिसमें सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं और जो जनता आपस में किसी बात को लेकर वाद विवाद होता है, लड़ाई होता है। जनता को कहती है कि आप ये करो, सरकार कह रही है ना हम ये करेंगे। जनता कहती ना आप ये करो, सरकार कहती नहीं हम ये करेंगे। तो दोनों अगर सरकार और जनता आपस में लड़े तो लंबे समय से लड़ रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, इस तरह की चीजें करे तो कहेंगे क्या कि गृह युद्ध चल रहा है उस देश में, गृह युद्ध चल रहा है। अब देखिए क्या हुआ, गृह युद्ध में परिणत हुआ। क्या हुआ? गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। गृह युद्ध हुआ जिसमें हिंसा हुआ, मार कत्ल हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं। उनके परिवार में अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन चुके थे, और बहुत सारे लोग अपने मुल्क से भागकर, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागकर दूसरे देश में जाकर छुप गए थे, शरणार्थी बन गए कि जान किसी तरह से बच जाए। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। इससे भी कई गुना क्या लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गए, केवल इस आधार पर कि हमारी आबादी ज्यादा, हमारी सरकार हमारे लिए काम करे। अपने आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के, अभी पढ़ा नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा कि 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र के पाठ्य पुस्तक में पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र में देश के आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहां के गृह युद्ध से मुल्क में सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई। वर्ष 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। आपने अगर कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र पढ़ा होगा विकास के बारे में, तो आपने देखा होगा कि जो श्रीलंका है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में भारत से अच्छा है। यानी भारत से अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में क्या श्रीलंका है, रोजगार के क्षेत्र में श्रीलंका है। क्यों? क्योंकि वहां पर गृह युद्ध हुआ था, लोगों ने लड़ाई किया था कि हमको भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में अवसर मिलना चाहिए। और वर्ष 2009 में गृह युद्ध क्या समाप्त हुआ था, गृह युद्ध का अंत हुआ था। तो ये था भाई, ये था कहानी श्रीलंका का, किस तरह से किसी एक व्यक्ति की आबादी सबसे ज्यादा है तो किस तरह से उन्होंने अपने मन माना चाहा, तो किस तरह श्रीलंका दो देशों में टूटने के कारण पा गए, किस तरह से लड़ाइयाँ हुई, किस तरह से दंगे हुए, किस तरह से हजारों लोग मारे गए, इस तरह की चीजें हुआ। अब चलिए बेल्जियम में देखते हैं। बेल्जियम में भी तो दो भाषा के लोग थे। बेल्जियम में क्या हुआ देखिए, बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम की समझदारी देखिए, बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम में क्या समझदारी दिखाए। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया, अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। यानी जो बेल्जियम की जो सरकार थी वो भी जानती थी कि हमारे यहाँ डच बोलने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। यहाँ की सरकार ने अलग रास्ता अपनाया, और अलग रास्ता अपनाते हुए उन्होंने क्षेत्रीय स्तरों पर सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर विविधता है। अब विविधता क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये है और ये है और ये है, ये क्या तीनों एक जैसे हैं क्या? नहीं, तीनों का आकार एक जैसा नहीं है। या मैं इरेज को कैसे कर दूं? अब देखिए, अब इसको देखिए, अब बताइए क्या तीनों एक जैसे? क्या नहीं, तीनों का आकार एक जैसा नहीं है, तीनों का रंग एक जैसा नहीं है, तीनों एक जैसे दिखते नहीं है, तीनों का नाम अलग है। तो ये क्या है? तीनों में विविधता है। अब मैं इसका नाम ए रख दूं, इसका नाम मैं बी रख दूं, इसका नाम मैं सी रख दूं, तीनों में क्या आपको विविधता देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? विविधता है। तो श्रीलंका ने क्या स्वीकार, सॉरी बेल्जियम ने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ क्या विविधता, इस तरह की विविधता, कोई ऐसा है तो कोई ऐसा है तो कोई ऐसा है। तो उन्होंने क्या अपने यहाँ क्षेत्रीय विविधता को, अपने यहाँ क्या उन्होंने क्षेत्रीय स्तरों पर सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। और वर्ष 1970 से 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए। संशोधन का मतलब होता है संविधान बनाना। जैसे किसी ने लिख दिया कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसको 10 साल की सजा होगी, यह संविधान में मान लो लिख दिया गया। यदि सरकार को लगता है कि चीजें गलत है तो उसमें संशोधन होगा, संशोधन होकर शायद हो सकता है कि कोई चोरी करे तो अब 10 वर्ष की जगह 15 वर्ष की सजा मिले या 6 वर्ष की मिले। तो संशोधन का मतलब एक तरह से संविधान में बदलाव। तो हुआ क्या कि इन्होंने क्या किया, वर्ष
1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी में बेगानापन का एहसास न हो। यानी 1970 से लेकर 1993 यानी 23 वर्षों में उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन केवल इसलिए किए किसी को ऐसा ना लगे कि किसी व्यक्ति को बेगानेपन का लगे कि सरकार उसकी बात नहीं करी है, सरकार उसके विकास की बात नहीं करी है, सरकार उसको हितों के ध्यान नहीं दे रहे, ताकि देश में दंगे ना हो, गृह युद्ध ना हो, देश टूटे ना, और देश में रहने वाले सभी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो, सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील थी, बहुत ही कल्पनाशील थी, बहुत ही अद्भुत था और पूरे विश्व में इसका सराहनीय प्रशंसा किया गया था, अच्छा खासा इसका सम्मान दिया गया था। अब भारत ने भी ये मॉडल अपनाया तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाए। बेल्जियम ने मॉडल विशेष जानकारी के लिए देखे कुछ बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्न प्रकार के, जैसे कि बेल्जियम ने क्या किया, किस तरह से इस मुद्दे को अपनाया, इसके मॉडल कुछ निम्न प्रकार के कैसे हैं। उसने क्या किया, बेल्जियम में संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार डच और फ्रेंच दोनों भाषा में मंत्रियों की संख्या समान होगी। पहला कि ताकि जो डच भाषा के लोग हैं और जो फ्रेंच भाषा के लोग हैं आपस में लड़े नहीं, तो जो केंद्र सरकार में जो मंत्रालय हो गया, अगर उसमें जो है यदि उसमें जो है यदि उसमें जो है मान लीजिए 20 मंत्री होंगे, तो 20 मंत्री में से 10 मंत्री डच भाषा के होंगे, 10 मंत्री कौन से भाषा के होंगे, फ्रेंच भाषा के होंगे। यदि बेल्जियम में 20 मंत्री होंगे तो आधे मंत्री क्या होंगे, डच भाषा के होंगे और आधे मंत्री क्या है, फ्रेंच भाषा के होंगे, ताकि ऐसा ना डच वालों को ना लगे कि सरकार हमारी बात नहीं कर रही है या फ्रेंच वालों को लगे कि हमारी सरकार बात नहीं कर रही है। कुछ विशेष कानून भी बनाए गए हैं, तभी तक कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई के नेता या मंत्री जो आपस में साठगांठ हो। और आगे देखिए, समूह में इस तरह के नियम बनाए, समूह में सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो, इस प्रकार भी एक समुदाय के लोग की एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, इस तरह की चीजें भी की गई। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देख के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुदूर कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होगी। इसके अनुसार उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने राज्य सरकार बनाया और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति अधीन नहीं रहेगी। यानी जैसे कि भारत में देखो, भारत में जो राज्य सरकार है वो स्वतंत्र है, वो केंद्र के प्रति जवाबदेही नहीं है। भारत में कोई भी राज्य केंद्र के प्रति जवाब नहीं दे रही है, बल्कि राज्य सरकार जितने भी हैं वो अपने राज्य में जनता के प्रति जवाबदेही है। यानी जितने भी राज्य सरकार है भारत में वो केंद्र के प्रति जवाब देने, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कुछ भी करे तो केंद्र पूछ नहीं सकता अपने राज्य में ऐसा क्यों कर रहे हैं, केवल जनता ही पूछ सकती है। और जनता कैसे पूछेगी, जनता के द्वारा चुने गए जो उनके विधायक हैं, विधान परिषद में जो जाएंगे वो नेता, विपक्षी दल के नेता पूछेंगे आपने ऐसा क्यों किया। जब चुनाव होगा तो चुनाव समय वो जवाब देंगे, जनता को के प्रति केवल जवाब देनी है, ना कि केंद्र के प्रति। तो ऐसा बेल्जियम ने भी किया। बेल्जियम ने कहा कि जो केंद्रीय सरकार जो राज्य सरकार होगी केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होगी, क्योंकि जनता के अधीन होगी, हम भी जनता के अधीन हो गए। और क्या किया, ब्रुसेल में अलग सरकार है और इनमें 2 समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोग ने ब्रुसेल में समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार किया, और क्योंकि डच भाषी लोग ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, इस तरह की चीजें। अब यहाँ पे एक नोट देखिए, भाषा का विवाद था, तो आप देखिए यहाँ पर एक जगह का पता दिया गया था, एक जगह पर एड्रेस दिया गया था, जहाँ पर आपको जो है डच और जो है फ्रेंच दोनों भाषा में यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पे एक जगह का एड्रेस है, देखिए क्या दिया हुआ है कि बेल्जियम की एक बस्ती का पता जहाँ दिए गए क्या फोटोग्राफ के अंकित है, और गौर कीजिए कि स्थान का नाम की जानकारी दोनों भाषा फ्रेंच और डच दोनों में दी गई है। फिर जो भाषा समस्या था, सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ दोनों भाषा में आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, न्यूज़पेपर होंगे, समाचार न्यूज़पेपर होंगे, मैगजीन होंगे, जो भी सरकारी काम होगा वो डच और फ्रेंच दोनों भाषा में होगा। इस तरह सरकार ने क्या दोनों समुदायों को साथ ले चलने का पर क्या दोनों प्रकार के भाषाओं को साथ ले चलने का सरकार ने प्रयास किया और दोनों को विशेष रूप से समान महत्व दिया। भला ये भी कोई समाधान हुआ? मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान ऐसी बातों को नहीं मानता कि
समुदाय में कितने मंत्री होंगे, समुदाय में कितने मंत्री होंगे। लेकिन फिर भी वहाँ बेल्जियम ने क्या किया कि आधा वो 50% उनके किए तो 50% उनके किए। क्यों किए? इसी वजह से किए ताकि लोग क्या कर सके, आपस में दंगे ना हो, गृह युद्ध ना हो, इस तरह की चीजें ना हो। तो इस तरह से बेल्जियम ने अपने उस समस्या को समाप्त किया। अब आगे देखिए, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यह तीसरे तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा के लोग वाले करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहां भी रहते हैं, इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को जो है तीनों भाषा के लोग चुनते हैं। यानी डच बोलने वाले लोग भी चुनते हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग भी चुनते हैं, जर्मन बोलने वाले भाषा समुदाय के लोग भी चाहते हैं। वे जहां भी रहते हो, इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। इसे किसको? ब्रुसेल्स को इसको लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से यह जटिल खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी है। यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंका पर विराम लग गया है। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बंट गया होता, और जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। यूरोपीय संघ जब बनाया गया था तो ब्रुसेल्स को उसका क्या मुख्यालय चुना गया था। तो इस तरह से क्यों प्रावधान किया कि हम दोनों को तीनों भाषाओं में को बात करेंगे, तीनों भाषाओं के शिक्षा और रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि जानते थे किसी एक भाषा को लेकर चलेंगे तो हमारा देश दो टुकड़ों में बढ़ सकता था, क्योंकि श्रीलंका में यही हुआ। और इसी की वजह से जो भारत सरकार है, इसलिए भारत सरकार ने अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं रखा कि हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, हम पंथ निरपेक्ष होंगे। इसी वजह से भारत सरकार ने अपना कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं रखा, क्योंकि जानते हैं कि हमारे यहाँ दंगे हो सकते हैं, गृह युद्ध हो सकते हैं और सरकार टूट सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सरकार ने क्या किया, जो एसटी है, जो एससी है, उसके लिए लोकसभा की सीटें आरक्षित की गई। अब महिलाओं के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की मदद से महिलाओं के लिए भी 1/3% सीट आरक्षित किया गया है। क्योंकि सरकार ने इसलिए किया ताकि हमारे यहाँ दंगे ना हो, ये सभी चीजें ना हो और किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो। अब चलिए आगे देखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका अब आगे देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए आगे देखते हैं बेल्जियम श्रीलंका इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटने का कोशिश किया। दोनों देश लोकतंत्र है, दोनों देश में चुनाव होता है, लेकिन दोनों देश में शासन प्रणाली ऐसी थी कि जहाँ पे एक देश में दंगा हुआ, दूसरे देश में दंगा नहीं हुआ। तो लोकतंत्र से केवल आवश्यक नहीं है, इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, ताकि सत्ता को बांटे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में बांटे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो और देश टूटे ना, देश की एकता अखंडता बनी रहे। बेल्जियम के नेताओं ने लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रीय भाषाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक इसका उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करना और सत्ता में उनके हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता संकट में आ सकती है। ये चीजें हुआ है, इसलिए जो है सत्ता की साझेदारी जरूर। आप देख सकते हैं, आप दिया कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, सत्ता की साझेदारी क्यों। आप देखिए यहाँ पर जर्मनी गवर्नमेंट का दिया गया है, जहाँ पर भी दो स्टीयरिंग है। ये समझ लिए जर्मनी सरकार है, जहाँ पे दो तरह के लोग क्या कर रहे हैं, इस सत्ता को चला रहे हैं, इस सत्ता को जो है लोग चला रहे हैं, इस सत्ता को लोग जो है चला रहे हैं। अब जो है सत्ता को ये लोग जो चला रहे हैं, इसको जो है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, ये जो टॉपिक है ना, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, अब जरूरी क्यों है, इसको जो है हम कल जानेंगे, यानी पार्ट 2 में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जो है मिलते हैं कल नए वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और टेलीग्राम चैनल के लिए
और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ओमकार मौर्य क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाके ओमकार मौर्य क्लासेस जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा पीडीएफ के लिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।